सबसे पहले ब्रेकिंग बॉम्बशेल स्टोरी। सदर ट्रंप ने पूरी दुनिया में बड़े बड़े और अथरे किस्म के चौधरी निजामुद्दीनों अपना एक खुसूसी तगड़ा वजीर जो है वो मुकर्रर, ताकि ये जो बड़े बड़े अथरे किस्म के चौधरी निजामुद्दीन जिन्होंने वेनेजुएला, शुमाली कोरिया, पाकिस्तान और पता नहीं कहां एक लोगों का तरा निकाला हुआ है और अंत मचाई हुई, जिसे कहते हैं अत उठाई हुई, ताकि ये वजीर उनको किसे नथ डाल। अभी वो वजीर साहब जो है उनकी तैनाती का ऐलान ही हुआ था। पूरी दुनिया के अंदर उनको अभी मुबारकबादें मिलने का सिलसिला शुरू ही हुआ। अभी तो मुबारकबादें भी पूरी नहीं समेटी गई थी और पूरी दुनिया के बड़े बड़े और अथरे किस्म के चौधरी निजामुद्दीन जो थे वो इस चीज का जायचा निकाल रहे थे, जायजा ले रहे थे कि अब इस तगड़े वजीर को हैंडल कैसे करना। लेकिन आपको पता है कि हमारा चौधरी निजामुद्दीन तो नंबर 1 है, और ऐसे ही तो नंबर 1 नहीं है, वरना नंबर 1 होता। तो हम क्योंकि नंबर 1 है तो हमने आओ देखा ना ताओ, हमने अपने एक टाउट को बुलाया और उसे कहा वजीर को उंगली करने का मेरे कद से बड़ा काम है। चौधरी ने कहा कर दे, मैं कह रहा हूं मैं नंबर 1 हूं। चौधरी के कहने पर टाउट ने जा वजीर साहब को पहले ही। अब वजीर साहब एक तरफ तो मुबारकबादें समेट रहे थे, दूसरी तरफ सीधा ही पाकिस्तानी चौधरी निजामुद्दीन की तरफ से उंगली। वजीर साहब ने भी फिर तारीख नहीं बदलने दी और 16 दिसंबर को ही जिस दिन उंगली की गई उसी दिन उन्होंने वापस चौधरी निजामुद्दीन के साथ फिर उन्होंने भी हिसाब चुकता कर दिया। पंजाबी में आप कह सकते हैं कि मुनासिब तरीके से ठोक। जी हाँ, वाकया है रिचर्ड ग्रेनल साहब, बैकग्राउंड तो आपको पता ही है, और किसी शरारती बंदे का काम। अमेरिका में कोई शरारती बंदा रहता है, उसका काम है उसने रात सोने से पहले रिचर्ड ग्रेनल साहब, पता है कौन कौन सी शरारत पता ही। हम तो जाहिर है वहां से आए, हम तो यहाँ गोरों को जानते ही नहीं, मेरा तो किसी से कोई वास्ता ही नहीं। कभी आपने सुना भी नहीं होगा कि मैं कोई ऐसी बात करूं कि मैं लोगों को जानता हूं, मैंने फलाने को कह दिया, फलाने को कह दिया ना। आप मेरी तस्वीरें देखते होंगे लोगों से, मेरा इन चीजों से क्या, अदना सा आदमी हूं। तो ये कोई शरारती बंदा है जरूर, जिसने आपको पता है कि सोने से पहले अमेरिका में रिचर्ड ग्रेनल साहब ये बताया कि जनाब ये क्या हुआ है, आपने तो बड़े बड़े अथरे चौधरी निजामुद्दीनों को हैंडल करना था। तो पाकिस्तानी चौधरी निजामुद्दीन ने तो आपको सीधी उंगली करा दी है पहले ही दिन। तो उन्होंने कहा कि अभी सोने दी। सुबह उठ के इसका जवाब, सुबह उठ के उन्होंने फिर ऐसा जवाब दिया है कि मेरा ख्याल है कि चौधरी चौधराहन जो चौधराहन है वो भी, और उसके साथ साथ चौधरी का जो मरासी है उनको भी, तीनों को अब ये सारी उम्र उंगली देना याद रहे। मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में सारा ये किस्सा तो सुना दिया था कि जो रिचर्ड ग्रेनल है उनको जब अपॉइंट किया गया उससे पहले, अभी उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई, तो उससे पहले उन्होंने फ्री इमरान खान की स्टेट के इमरान खान को फ्री कर, और उन्होंने ये भी कहा था कि जैसे ट्रंप के ऊपर फोनी किस्म के चार्जेस, मीन बेहुदा झूठे किस्म के चार्जेस लगाए हैं अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट, बिल्कुल साउथ एशिया के अंदर भी एक बड़े लीडर इमरान खान, वहां की स्टैब्लिशमेंट, वहां का निजामुद्दीन बिल्कुल उसी तरीके के बेहुदा केसेस बना के उसको जेल में रखा हुआ है, उसको फौरी रिहा किया जाए। ये 2 ट्वीट उन्होंने किए। कोई शैतान लोग होंगे उनके साथ राब्ते में, कोई बंदा होगा उनके साथ राब्ते में इस तरह से बाहर, ये हो गए जनाब ट्वीट। अब उस वक्त तक उनकी तैनाती नहीं हुई। अगर चौधरी साहब नंबर 1 होते, या चलो नंबर 10 भी होते, नंबर 30 भी होते, नंबर 60 भी होते, ये नंबर 1 ना होते तो अकल करते कि भाई वो उन्होंने अनऑफिशियल पोजीशन में बात है, ऑफिशियल पोजीशन में तो वो ये बात अभी तक नहीं की, तो हम उंगली ना दे। फिर नंबर 1 ही कैसा जो उंगली ना दे, हमने तो हर जगह उंगली देनी है, तो उंगली हमने दे दी। हमने अपने, अच्छा ये मरासी हम बड़ी नेगेटिव टर्म कह लेते हैं, कई दफा कौमों के साथ भी जोड़ लेते हैं, ऐसा नहीं है। मरासी एक काम था, काम की नोयत से ये काम, तो गांव के अंदर चौधरी की पैगाम रसानी वगैरह मरासी किया करता था। तो मैं उस हवाले से बात करता हूं, किसी कौमियत के या कोई किसी को डिग्रेड करने के लिए या ह्यूमिलिएट करने के लिए कॉमेंट नहीं हो। तो आप क्योंकि जियो टीवी आजकल वो काम ज्यादा चौधरी साहब के लिए करते हैं, तो चौधरी ने जियो को कहा कि भाई पढ़ जा, पै जा। तो जियो ने बजाय उनके जो क्रेडेंशियल्स थे, जैसे मैंने पहले बताया, और बजाय उनके क्रेडेंशियल्स के वो जर्मनी में अमेरिका के सफीर रहे, वो एक्टिंग डायरेक्टर रहे हैं अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस, तो बजाय उनके, बाकी वो पढ़े हैं, बहुत बड़ी तगड़ी है, बाकी उनका जिंदगी का बड़ा कंट, उसकी बजाय उनकी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन, जो पाकिस्तान में भी कई सियासतदानों, बड़े बड़े पार्टियों के बड़े बड़े ओहदों पर बैठे लोगों की, मीडिया के अंदर बड़े बड़े लोगों के अपने अपने शौक, तो उन्होंने उनकी सेक्सुअल ओरिएंट, जनाब उनका तारफ ही पाकिस्तान में ये कि वो हम जिन्स परस्त हैं, और उनको ट्रंप ने। अब अमेरिका में अगर कोई ऐसा कहे, कोई गोरा कहे, तो अब हर चीज का कॉन्टेक्स्ट, हर चीज का कॉन्टेक्स्ट होता है। अगर आप अमेरिका में कहें कि ये उसका ब्रदर इन लॉ है, अच्छे तरीके से पाकिस्तान में भी कहें तो अच्छी बात है, लेकिन जब आप पंजाबी में कहते हैं कि तू ओदा साला ना मान, तो वैसे कोई साला बुरी चीज तो नहीं है, लेकिन वो कॉन्टेक्स्ट पर फर्क हो। तो अब जिस तरीके से इन्होंने हम जिन्स परस्त कहा, उसका कॉन्टेक्स्ट ही और, तो कोई पाकिस्तानी होगा शैतान जिसने रिचर्ड ग्रेनल साहब को बताया कि जनाब ये यहां पर तो हम जिन्स परस्त कहना नॉर्मल बात, लेकिन वहां आपको ह्यूमिलिएट करने के जमरे में ये इंट्रोडक्शन करवाया, आपको डिमीन करने, आपकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने आपके लिए किया गया, और आपका कसूर ये कि आपने फ्री इमरान खान का ट्वीट, उन्होंने कहा लै, फिर उन्होंने फिर तेसे के साथ ये वो जिसके साथ मंजी और पीढ़ी ठोकी जाती है ना, ताकि वो जो चूल में से आवाज आ रही होती है उसमें वो टुकड़ा रख के ना, छोटा सा फाना टाइप टुकड़ा होता है, वो छोटा सा फाना या फानी कह ले, तो वो रख के ना, तो पीछे से तेसा मारा जाता है, तो वो जब वो लकड़ी अंदर जाती है तो एक दफा आवाज आती है चूं। तो अब आपने जावेद चौधरी की तरह मेरा मजाक नहीं बना लेना ये आवाजों के ऊपर, तो पर ये यहाँ पर आवाज निकाले बगैर काम बनना नहीं, तो वो तेसे से जाता। इनका दिल किया कि तेसे की जगह पर कोई और, तो आगे कभी जिंदगी में आवाज आएगा। तो इन्होंने पहले दिन उंगली की है। रिचर्ड ग्रेनल साहब ने आओ देखा ना ताओ, उन्होंने भी पहले दिन मौके पर जुर्माना किया है, और अभी अमेरिका में 16 तारीख ही है, अभी तक अमेरिका में 17 तारीख नहीं हुई, और उन्होंने अमेरिका की 16 तारीख में उसी दिन में वापस ये कहा है कि आप मुझे हमजिन्स परस्त कह के आप मेरे बारे में जो भी कायम यहाँ पाकिस्तान के ट्रेडिशनल तनाजर में कायम करना चाहते हैं करें, आई विल से इट अगेन, फ्री इमरान। लेकिन फर्क क्या है इस चौधरी निजामुद्दीन की मंजी ठुकाई का? फर्क ये है कि पहले उनके जो ट्वीट थे ना वो एक इंडिविजुअल, अब वो ट्रंप के कैबिनेट में, अब वो ट्रंप के एक वजीर। तो जो चौधरी साहब बहुत जल्दी लगी हुई 20 तारीख तक सब कुछ समेटने की, और आप देख भी रहे हैं, और
और हमने पिछले व्लॉग में आपको एक्सप्लेन भी किया, अब आपको उसके आसार नजर शुरू। तो अब मामला इनके गांठे फिट हो गया है। अब आखिरी इतलात जो मीडिया पे मैं देख रहा हूं, अभी मैंने खोल के ट्विटर तो नहीं देखा, लेकिन जो देख रहा हूं, जियो का मैंने हैंडल तो नहीं देखा, लेकिन पता चला जियो शायद गालिब अपना ट्वीट डिलीट कर पतली गली निकल। अब ये ना हो क्योंकि बड़े सारे सहाफी, बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स के लोग क्या क्या शौक फरमाते हैं, अमेरिका के पास सारी ही कितने वड्या वड्या ना पता लग जाए कि जनाब खुद उनके। तो भारत मैं इससे मत नहीं जाता, ये सबकी जाती जिंदगी क्या शौक क्या नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं। हमने तो आपको ये बताना था कि आज आपके चौधरी निजाम बकलम खुद अपनी मंजी और ठुकवाई है, अपनी जाती उश्कल। हमारे दोस्त, हमारे मित्र इमरान रियाज साहब ने कहा है कि जियो ने चौधरी फंसा दी। उन्होंने चौधरी तो नहीं कहा, तो मेरा एक्सप्रेशन है, लेकिन उन्होंने कहा कि जियो ने फंसा दिया। तो मैंने उस पर ट्वीट किया कि ना, ये जियो ने नहीं फंसाया, ये मेरा तज्जिया है, उनका तज्जिया है, मेरा तज्जिया ये कि चौधरी ने, और कुछ इन्फॉर्मेशन भी है कि चौधरी ने खुद अपने आप को फंसवाया। जियो को तो कह के, जियो को तो कहा गया था कि जरा इसको थोड़ा सा हिट बैक करो, क्योंकि इसने फ्री इमरान खान कहा हुआ है। तो पीटीआई वाले यहाँ पर जरा हवा बना रहे हैं कि यार एक ऐसा बंदा जो ये समझता है कि इमरान खान को गलत कैद किया, वो एक अहम ओहदे पर आ गया है, तो हो सकता है कि कोई जो अमेरिका से इन्वॉल्वमेंट हो रही इलीगल अनएथिकल, जो पाकिस्तानी निजामदीन बाइडन की तरफ से शय थी, वो शायद अब खत्म हो जाए। कल्ले नु मैं कली टकरी, मेरी जेब लड्डुआ ने पाड़ी, ये पंजाबी बोलने वालों को समझ आएगी। तो आपके कई पंजाबी दोस्त होंगे कि इसका क्या मतलब है। तो हमें यह था कि अब शायद जब वो साइड पे हो जाए तो शायद फिर पाकिस्तानी अवाम और चौधरी निजामुद्दीन एक के साथ अपना खुद आसानी से तय कर ले। लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो चौधरी ही नंबर 1 क्या जो इतनी जल्दी समझ जाए, चौधरी साहब ने कहा कि नहीं, हमने तो अपनी ठुकाई जनाब बराह रास्त करनी है। तो रिचर्ड ग्रैनल इज नॉट कमिंग स्लो, ही डिड द सर्विस, ने मीन को पूरा तेल पानी दिया है, मुनासिब मकदार में दिया और मुनासिब वक्त पर दिया और मुनासिब दिन पर। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। खुल के बात अब आ गई है सामने कि चौधरी साहब किस हद तक जा सकते। किरदार कशी जो मुहिम है वो यहीं पर नहीं होती, वो पूरी दुनिया के अंदर जहां भी इनके खिलाफ बात है ये पै जाए, पर इन्होंने ये नहीं पता पै गई। तो रौला पड़ गया है। आने वाले दिनों में अब आप ये रौला और भी होता देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको कुछ शैतान लोग होंगे जो पंजाबी के, उर्दू के, अंग्रेजी मतलब समझते होंगे, पहुंचा देते होंगे। तो हुण ये जनाब रौला प्यार रहना जी अमेरिका दे विच, देखते हैं आने वाले दिनों में खैर क्या होता है। आगे चलते हैं जी, अगली खबरें तो और थी आज हमारे पास। ये तो अभी कोई, जब मैं ये रिकॉर्डिंग करा रहा हूं तो इससे कोई 45 मिनट पहले, 50 मिनट पहले जो है रिचर्ड ग्रैनल साहब का अगुआ उड़दा ट्वीट, तो हमने कहा शेयर कर दें कि ये क्या हुआ है। और इसके ऊपर ट्विटर पूरा गर्म है, तारें गर्म हुई हुई हैं, आप पकड़ नहीं सकते इस टाइम तारों को, ट्विटर की तारों को। और चौधरी साहब मेरा निकाला आज रात सो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने, और ही आस्क्ड फॉर इट। तो मैं अगर ये कहूं कि डायरेक्ट जो रिचर्ड ग्रैनल है, उन्होंने पाकिस्तान के आर्मी जनाब जनरल आसिम साहब को डायरेक्टली कह दी कि आप मेरे खिलाफ ये मुल्क चलवाएं, आई विल से इट अगेन, फ्री। तो ये पहला मैसेज अमेरिका से एक ऐसे शख्स का जो ऑफिशियली क्लियर हो गया है, ट्रंप की कैबिनेट में अहम स्पेशल इन्वॉय, उनका पहला मैसेज पाकिस्तानी आर्मी जनाब सैयद आसिम मीर तमगा इम्तियाज मिलिट्री, जैसा कि मोहित साहब कहते हैं, उनके सीधा। अब चलते हैं आगे। पहली खबर हमने आपके सामने, जाहिर है 16 दिसंबर है, तो उसी के हवाले से बहुत ही जबरदस्त रिसर्च की हुई थी हमारे लड़कों ने, बहुत ही, हमारी टीम ने, लड़के क्या खवातीन भी हमारी स्लिप हो गई, मुझे डांटना पड़े। तो खवातीन और हजरात जो हमारी टीम में, उन्होंने जबरदस्त रिसर्च की हुई। 16 दिसंबर किताब में कुछ चिलमनों के पीछे हम जिन्स परस्त होना, तो यहाँ पर बहुत बड़ा ऐब है, लेकिन हम जिन अपनी जिन्स के अंदर क्या कुछ वक्त का चौधरी करता रहा, किस किस से मुलाकातें करता रहा, किस किस हालत में रहा, इस पर बड़ी रिसर्च है। तो दिसंबर 16 1971, दिसंबर 16 2014 सानिया हुआ APS, दिसंबर 16 2024 माइंडसेट, हरकतें नहीं, हम वैसे ही, हम उसी तरीके, बंदूक का मुकाबला शहरी के साथ, बंदूक का ख्वाब के साथ, बंदूक का मुकाबला एहसास, बंदूक का मुकाबला ख्वाहिशों के साथ करके, बंदूक का मुकाबला सांस के साथ, सोच के साथ, बोलने के साथ, कलम के साथ करके जीतने को अपने आप को लिखते हैं, समझाना। तो सोच वही है। उस वक्त क्या हो रहा था, सकूते ढाका की कुछ किताबें हमारे सामने आई, जिनके अंदर शर्मनाक किस्म के जो है हवाले आए। पहले आपको हम बता चुके हैं कि आज के दिन दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा मिलिट्री सरेंडर हुआ ढाका में। 93,000 फौजियों ने भारत के सामने हथियार डाले। बदकिस्मती से ये हजीमत पाकिस्तान के हिस्से में आई। 50 साल से ज्यादा अरसा तो इस पर बात ही नहीं हुई, क्योंकि जब आपके अपने साथ कुछ होता है तो आप उस पर बात, तो ये कोई हमारी फौज या हम मुख्तलिफ तो नहीं है। जब हजीमत हमारी फौज की या हमारी या किसी की भी, तो हमारी सबकी होनी है, फौज हमारा हिस्सा है ना, कोई हम मुख्तलिफ तो नहीं है कि कौम है। तो कौम पूरी सख्ते में रही 50 साल और एक दूसरे का पर्दा करती रही, कपड़ा उठाएंगे, अपना पेट नंगा हो, किसी ने इस पे फिर हम एक रहने की बजाय हमने कहा आप ही को सीधा करेंगे, फिर हमने आपस में एक दूसरे को सीधा कर, को उठा के नंगा कर। जो जरा सा कपड़ा ऊपर होता था, हम अमेरिका में होते थे, कोई हमारे पेट से कपड़ा उठाता था तो हम हेलीकॉप्टर है, प्रोफेसर था, तो वो कपड़ा, हम अपना पेट नंगा नहीं। उन्होंने फिर जिनकी वजह से हम पेट नंगा नहीं होने देते थे, जिनके नंग को हम कवर करते थे, उन्होंने फिर हमें उठा के हमारे सारे कपड़े उतार दी और नंगा करके आगे पीछे से तस्वीरें, फिल्में भी बनाते रहे। मैंने एक तकरीर में भी कहा था कि हमारे साथ भी वही सब कुछ है जो आपके साथ है, तो नहीं क्या फिल्में बना के क्या निकालते थे आप, तो साथ मारते थे नंगा करके, साथ मूवीज बनाते थे, नंगे जिस्म की भी मूवीज बनाते थे। तो फिर हमें लगा कि नहीं, ये नंगा होना आम ही बात, तो जब आपने हमें कर दिया तो फिर आप भी हो जाए, फिर क्या आपका पर्दा भी क्या रखना। तो अब कौम ने उसके ऊपर बात करना, खुल के बात करना। अब ये बात होना शुरू हो गई कि 1971 में हमारे साथ क्या हुआ, और अब जरा शर्मानी कौम को लाइक जब यास्मीन राशिद को हमने जेल में जिस तरह, जब उस्मान डार की वालदा के साथ जो, जब तैयबा राजा को जैसे गिरेबान से पकड़, जब खतीजा शाह को, जब आयशा भुट्टा को, आलिया हमजा को, जब इन खवातीन सबके साथ ये सब कुछ हो गया, मर्द हजरात के साथ हो गया, नंगे कर लिए, बुटाई कर ली, तो फिर पर्दे उतर गए। वो जो चाके थे ना, वो जो एक दूसरे की हया थी, जो एक दूसरे का पर्दा था, वो उतर गया। तो अब बातें होना शुरू हो गई हैं, अब लोग बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। और
अब आपके सामने ये एक आपके सामने मैं चीज रखता हूं, आपने जरा गौर से देखनी है। ये वो 212 और 213 सफ़े हैं आपके सामने, और ये रिकॉर्ड है ऑफिशियल। जी हाँ, ये जो पाकिस्तान प्रेसिडेंसी थी उसके दफ्तर का ऑफिशियल रिकॉर्ड ये आप सामने रख रहे हैं। आप यहां पर देखिए कि 265 नंबर पर बेगम शमीम के एनसैन और तशरीफ लाई। फिर आपने गौर करना है कि यहाँ पर एक बहुत उम्दा किस्म की एक और एंट्री है, वो मुझे यहाँ पर मिल नहीं रही, मैं अभी देख के हटा था, मैं आपके सामने वो रखता हूँ। हाँ जी, नंबर 9, एक खातून कैप्टन की वर्दी में तशरीफ लाई मिलने के लिए, और ये आई हैं 8:10 रात। ये याया खान साहब की मुलाकात है, आप देख लीजिए। ऐवान सदर कराची में होता था तब जाहिर, ये ऐवान सदर की सारी मुलाकातें। हमारे आरिफ अलवी साहब तो ऐसे ही आए और ऐसे ही चले गए बेचारे, सरे शाम 6 बजे के बाद मिलते ही नहीं थे। दिन में भी वो बस वो और उनकी बेगम साहबा जो कैंसर के खिलाफ काम, तो इसी तरह की मुलाकातें कर निकल गए मियां बीवी वहां से। लेकिन असल तो बहुत ही खुश रंग किस्म की मुलाकातों का रजिस्टर तो यहाँ पर है। तो अगर आप देखें मिसेज हमीद, मिसेज शराजी, मिसेज बटगरामी या बलगरामी शायद लिखा हुआ है, मिसेज अपना बेगम शराजी, और ये सारी मुलाकातें रात के वक्त की, अगर आप गौर, दिन की नहीं है। ये खवातीन तमाम की तमाम जो है वो रात को आती हैं, और मुझे ये नहीं पता कि उस टाइम हमारी फौज में खवातीन, और अगर नहीं होती तो ये कैप्टन की वर्दी पहनकर जो खातून 28/10/1900 जी हाँ अक्टूबर की 28 तारीख 1969 रात के 8:10 पर, अक्टूबर सर्दियां होती तो उस जमाने में तो 8 ऐसे ही थे जैसे आज के 11-12 कह रहे हैं। रात के 8:10 पर ये खातून कैप्टन की वर्दी पहनकर आई। और उसके अलावा भी अगर आप सारा कुछ नीचे देखें, बेगम सईद, बेगम आयशा बेगम, बिस्मिल्लाह बेगम, मिसेज शराजी, अपना मतलब के मिसेज ज़ाहरा शराजी, मतलब बेगमात ही हैं। सदर साहब रात में पता इन्हें बताया हुआ था, डॉक्टर ने भी दिने मर्दानों मिल लो, राती औरतों मिल लो, वो भी नेशनल सर्विस कर रहे हैं मुल्की वसीतर मुफाद में। देखिए जी, हम जो काम करते हैं वो तो वसीतर मुल्की मफाद में करते हैं, तो कोई वसीतर मुल्की मफाद होगा, और उनका तो कोई ऐसा बुरा तो काम वो नहीं कर सकता। आपको पता है अच्छे लोग हैं, हमने बुरा काम तो नहीं करना। ये हमने आपके सामने कुछ रखा। अब ये एक और भी बड़े खराब आदमी थे, राव रशीद साहब। उन्होंने एक किताब लिखी है जो मैंने देखी, ये आपने जरूर पढ़नी है किताब अगर आपको मौका मिले। राव उन्होंने लिखा कि मशरकी पाकिस्तान में खाना जंगी अरूज पर थी, ये उनके अल्फाज है किताब। याया खान पेशावर में सरकारी खर्च पर तैयार अपने बंगले का इफ्तिताह करने आए। स्विमिंग पूल के सामने रात के 1-2 बजे तक शराब वगैरह चलती रही। बड़ा हाउ हा होता रहा। पता है एक नवा ही ना क्या और हाउ हा क्या होता है। उन्होंने कहा हाउ हा होता रहा। सुर्ख लाइटें लगी हुई। वहां पेशावर में एक जर्मन था, उसकी खूबसूरत थी और उसके मतलब मशहूर था कि ये एजेंट है। वो बिकिनी पहनकर, जरा बिकिनी कह दें, बिकिनी कह दें जो तुसी कहना, बिकिनी पहनकर सबके साथ नहा रही थी। खेल ये था कि इस मोहतरमा को उठा कर सकते थे, वो फिर बाहर निकलती, कहके लगते थे ये ईस्ट पाकिस्तान के बांग्लादेश टूट अलहदा हो। और ये आखिरी जब इधर से या तगड़े बयान दे रहे थे, आखिरी खून के आखिरी कत्ल, हम आखिरी इंच तक का दिफा, हमारी अफवाज ये करेंगी, हमारी अफवाज, ये जब बयान आ रहे थे तब की बात है। तो ये ईस्ट पाकिस्तान के आखिरी दिन थे। चूंकि ये किस्सा मेरे घर के सामने हो रहा था, उनका घर आमने सामने था राव रशीद। मैं देखता रहा, सोचता रहा कि अगर यही हाल है तो फिर मुल्क का खुदा ही आप। राव रशीद ने अपनी किताब जो मैंने देखा में लिखा कि जनरल याया ने जब इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने ताजरों से मुलाकातें करना शुरू कर। तो इस पर मुन्नू भाई ने कालम लिखा और सुर्खी जमाई, अब ताजर सरहद पर तोप चलाएंगे और जनरल कारोबार करें। बसाद एहतराम जानना चाहता हूं कि क्या अब सरहदों पर, क्योंकि आजकल काश्तकारी शुरू कर दी, तो अब क्या किसानों ने तोपें चलानी है और जर्नैलों ने काश्तकारी करनी है, आज का सवाल है। राव रशीद अपनी किताब जो मैंने देखा में लिखते हैं कि जनरल याया खान पता नहीं रात को सोए या नहीं सोए, लेकिन सुबह 4 बजे सिर्फ अपने अंडरवेयर बाहर निकल आए, नशे में बिल्कुल धुत थे। हुक्म दिया कि गाड़ी तैयार करो, मैं इसी वक्त रावलपिंडी जाऊंगा। मुतल्लिका स्टाफ के बेचारे लोग बड़े परेशान हुए। उन्होंने कहा कि जी अभी गाड़ी मंगवाते हैं। उन्होंने एसएसपी को फोन किया, डीआईजी को फोन, वही डीआईजी ऑपरेशन सैयद नासिर साहब जिनसे शेर अफजल मरवत साहब माफी मांगी, सैयद मुझे पता नहीं किसी ने बताया था कि शायद आया भी थे, किसी ने चंद दिन, तो वो तो नहीं होंगे नासिर साहब, अली रजा साहब तो नहीं होंगे तब, लेकिन उन्हीं की तरह के कोई डीआईजी ऑपरेशन यहाँ पर काम। बहरहाल उन्होंने कहा जी डीआईजी को फोन किया, सदर साहब तो रावलपिंडी जाने के लिए तैयार है और बरामदे में आधे नंगे खड़े हैं। याया खान साहब के कमरे में से एक मुहतरमा थोड़ा दरवाजा खोल के उन्हें कोशिश, लेकिन वो भिभरे हुए शेर की तरह थे। पता नहीं वो इस मुहतरमा से किस बात पर नाराज हो गए थे। याया खान के घर कोई मुहतरमा नहीं आई, भी तो जनरल साहब के घर की ओपनिंग करीब हो रही थी। मोहतरमा ने कोशिश की, सदर बजिद थे, मैं इसी वक्त जाऊंगा। फिर याया खान की और मंजूर नजर फोन किया गया, वो आई और बड़ी मिन्नत समाजत करके इनको अंदर ले गई। इस तरह से जो मुल्की लेवल उसको खत्म कर दिया गया। बांग्लादेश का बहरान तो कोई बहरान ना था, असल बहरान तो ये था कि याया खान साहब नंग दड़ंगे किसी तरह से कहीं रावलपिंडी की तरफ ना चल पड़े और वो वहीं पर क्या। तो कोई किताब आपने पढ़नी हो तो जरूर पढ़िए। एक और किताब है वो पाकिस्तान ड्रिफ्ट इन एक्सट्रीमिज्म, हसन अब्बास की किताब, वो भी बहुत ही जबरदस्त किताब है, जरूर पढ़िए। उसमें जो कुछ लिखा हुआ है वो मुनासिब नहीं। जी उसमें जो वाकयात लिखे हुए, जिन लोगों का हवाला दिया, वो मतलब अभी शर्म बाकी है तो शर्म रख लेते हैं, उसमें बिल्कुल ही जो है वो मामला बिल्कुल अखीरी कर दिए गए हैं। फिर खारियां गुजरात के मोहम्मद सदीक साहब का, ब्रिगेडियर सदीक तक का सफर बड़ा। सदीक सालिक साहब कई बरस ISPR में काम किया, आपको मौका मिले तो उन किताबें जरूर पढ़े। मैंने ढाका डूबते देखा, हमा यारा दोज़ख, प्रेशर कुकर, तादम तहरीर, इमरजेंसी, सल्यूट उनकी ऑटोबायोग्राफी है। उसमें वो लिखते हैं कि 65 की ये जो सल्यूट है उसमें वो लिखते हैं कि 65 की जंग शुरू हुई तो DG ISPR का ओहदा खाली, सहाफी ZA सलेरी को कर्नल रैंक देकर जी बनाया गया। तकर्री के कुछ दिन बाद 12 सितंबर रिपोर्टर्स ने जी को कवरेज में मुश्किलात बताई। ZA सलेरी बोले, यू ब्लडी सिविलियन डू नॉट रियलाइज आवर प्रॉब्लम। ये ब्रिगेडियर सालिक साहब लिखते हैं। तो मतलब ये है कि ये माइंड सेट है किसी का भी एक। अच्छा अब हमने कुछ सीखा या नहीं सीखा? औखा ही काम,
का नाम नहीं चाहते, ना हमारा कोई इंटरेस्ट है। मसला आपके सामने एग्जांपल रख देते हैं। जब एपीएस का सानिया हुआ 16 दिसंबर 2014 को, तो उसमें एक माँ की वीडियो पे कहा कि उन्हें कोर हदायतुल्लाह जो थे, कोई बात अगर शहीद हो गया और बेटा पैदा, मां ने रोते हुए क्या बात, मेरा बेटा कोर कमांडर हिदायतुर रहमान, जिसने उस वक्त भी हमें कहा था कि क्या हुआ जो आपके बच्चे शहीद हुए, और पैदा करो, ये चले गए तो क्या हुआ, और पैदा करो। उसे नहीं पता कि बच्चा पैदा करना कितना आसान है। लेकिन बहरहाल ये जो हदायतुर रहमान थे, इनकी मेरे ख्याल में, मेरी समझ आता है कि सिक्योरिटी को हैंडल करना और इनके ऊपर कोई रिस्क करना जाए, इनको बाइज्जत तौर रिटायर किया गया, और सिर्फ रिटायर नहीं किया गया, इनको फिर रिटायर होने इन्हें फिर बेरोजगारी से बचा, इन्हें फिर ऑनर और चेयर में बनाया। तो हमने जिम्मेदारी नीचे की होगी, जैसे उनको फिट करना आसान है, उनके बारे में बातें कर जाते जाते इस पर तफसीली बात सुबह के व्लॉग में करूँ।